हेमेटेमेसिस क्या होता है? खून की उल्टी। कहाँ से आती है वो उल्टी, आप बताओ। पूजा नाम क्या आपका? कहाँ से आती है उल्टी? छोटी आंत है। ऊपर कौन से बक्कल कवैटी जो मुख गुहा है उसके बाद में कौन से स्टार्ट हो जाते हैं? मुख गुहा आती है बाहर। सबसे पहले बाहर कैच करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में आएगा नाम, लिप्स से कैच करते हैं। कोई तो होठों से लेता है, कोई जीभ से लेता है, कोई दांतों से लेता है। कैच करने के अलग अलग तरीके ना, अलग अलग पशु में। वो कैचिंग कर लिया, बक्कल कवैटी में चला गया। बक्कल कवैटी में क्या क्या चीज मिलेगी उसको? जो खाना आया हमारा बक्कल कवैटी में, कौन उसको छोटा मोटा करेगा? दांत काम आएंगे, जीभ भी काम आएगी, और लार वगैरह काम आएंगे। दांत और जीभ मेन काम आ जाएंगे। उसके बाद में कहाँ चला जाएगा अनिल? ग्रसनी में जाएगा ना। ये ग्रसनी नाम है ना उसमें। फिर ऊपर के हिस्से कौन से है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में ग्रासनाल। ग्रासनाल का और नाम क्या बताया था भीम, बताओ। ग्रासनाल का दूसरा नाम क्या था? ग्रसिका। ग्रसिका है ना दूसरा नाम है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसोफेगस है। फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस में चला गया। इसोफेगस के पैरेलल साइड में कौन सा पाइप जाती है? इसोफेगस के पैरेलल साइड में कौन सी पाइप जाती है? ट्रेकिया। यहाँ दो नलियां हैं, एक तो खाने वाली नली और एक श्वास नली है। तो श्वास नली का नाम क्या अंग्रेजी में? ट्रेकिया है। हिंदी में श्वास नली है वो ग्रास नली है, खाने वाला काम करती है वो तो। और ये क्या करती है? हवा ऑक्सीजन वाला काम करती है। और क्या बोलते हैं उसको महेंद्र, और किस नाम से जानते हैं ट्रेकिया को? विंड पाइप है। विंड पाइप है। पाइप मतलब नली होगी। विंड मतलब क्या है? हवा होगी ना। हवा लेने वाली पाइप या ऑक्सीजन लेने वाली पाइप है, उसका नाम क्या है यहाँ पे? ट्रेकिया है। श्वास नली, ट्रेकिया, विंड पाइप, ऐसे नाम हो गए उसके। तो खाना बाद में कहाँ चला गया समझे? कहाँ जाता है खाना फिर? इसोफेगस के बाद में कहाँ जाता है खाना? पेट बीच में काट दी होगी, छोटी आंत है। किस में जाएगा फिर? पेट में जाएगा। पेट के किस भाग में जाएगा? रुमन में जाएगा पहले। तो ऊपर वाले हिस्से जो नाम हमने कल लिखे थे कि छोटी आंत तक उल्टी आ जाती है मुंह के थ्रू। छोटी आंत के पहला भाग का नाम क्या था? डियोडेनम है। पहला भाग, वहां से भी उल्टी आ सकती है मुंह के थ्रू। छोटी आंत का पहला भाग, पेट के चारों भाग, और ऊपर क्या है? इसोफेगस है। उन सब से उल्टी आना, खून की उल्टी आना। ये लेप्रोटोमी क्या था आप बताओ? कोई इलाज करने के लिए एब्डोमेन को ओपन करना, उसको खोलेंगे। टोमी मीन्स क्या था? टोमी मीन्स क्या है? खोलना, ओपन। टोमी इजिकल टू ओपन, याद रखना है। जो ये लेप्रा नाम है उसके बारे में लिखा नहीं था ना? नहीं, लेप्रोटोमी तो लिख दिया, नीचे एक लाइन में लिख दो यहाँ पे उसके अटैच में आगे। लेप्रो ग्रीक शब्द है के। लेप्रो एक ग्रीक शब्द। इसका आगे लिख देना पेट की दीवार। इसका अर्थ किसी ने बताया कि पेट की दीवार, वॉल ऑफ एब्डोमेन। और दूसरा क्या है? टोमी। दो नाम है ना, लेप्रोटोमी। टोमी मीन्स क्या होगा यहाँ पे? ओपन है। और ये क्या है? पेट की दीवार पूछे तो क्या बताना आपको? लेप्रो बताना है। और ओपन पूछे तो क्या बताना है? टोमी। दोनों को जोड़ देंगे तो पेट की दीवार को खोलना हो गया।
एक एग्जाम्पल लिखना इसमें बाकी रह गया था। ये ऊपर लाइन ऐसे लिखी थी ना, किसी चरण का इलाज किया जाता है, यहाँ तक लिखा था ना। ये चलिए एक एग्जाम्पल लिख दो, हिस्टेरेक्टोमी। हिस अंग्रेजी भी लिख सकते हो, HYS, हिस्टेरेक्टोमी। इसमें किसको हटाते हैं? वहां आसन से वो बीच लेके आए थे, क्या किया था संजय उसमें? आसन से कोई कुत्ती लेके आया था हॉस्पिटल में, मैंने सिजेरियन किया था। हाँ सिजेरियन किया था, उसके बाद में क्या कर दिया था? यूट्रस को निकाल दिया था, क्योंकि उसकी वाल है ना कम से कम, वो ऐसे प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है बीच में? 2+2 लिखते हैं ना, 2 महीने 2 दिन प्लस माइनस, मतलब 60 प्लस माइनस 2, तो 60 से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तो 62। जो बीच है उसकी जो डिलीवरी का टाइम है वो 58 से 12 दिन के बीच में होता है। तो उसमें ना कम से कम 80 दिन के आसपास हो गए थे। तो ट्रीटमेंट चालू था उनका 1 महीने से, वो ठीक से खाना पीना नहीं कर रही है, तो बच्चे अंदर डेड थे। तो ये सारा वो CT स्कैन जो हमारा जो बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, जो अभी नाम आएंगे आगे, एक्सरे किया, एक्सरे के बाद में पहले एक्सरे किया, उसके बाद में वो डिजिटल एक्सरे किया, फिर ये अल्ट्रासाउंड भी किया। मैं कई बार ऐसे बताते हैं, अभी तो कोई और भी सुन रहा होगा भी, आदमी है ना जल्दी से लुगाई ना को ले जाओ अस्पताल में, अरे कोई कुत्ती काती पड़े हुए कुत्ती ले जा सके, अजीब बात है ना ये। तो इतना मतलब कई इतनी केयरिंग करते हैं, तो मैंने हिसार ले गया केयरिंग करके 15-20 हजार रुपया लगा रखे हैं। हिसार अल्ट्रासाउंड के बाद में भी है ना, वहां पे ये कहा कि हाँ कि 5 बच्चे हैं उसके अंदर, क्या उसके यूट्रस के अंदर के 5 तो बच्चे हैं गए। और अभी क्या है, ये नहीं कह सकते कि लाइव है कि मरे हुए, तो आप और क्या करना चाहते हो फिर? मतलब या तो कोई डिसीजन बताना चाहिए उनको। इतने पैसे भी लगा रहे हो तो भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया कि ये ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती, कि भी हाँ इसमें बच्चे लाइव हैं, हाँ कर जिंदा ही हो उसका, कर मरे डवे। कई बार पीटी करे नहीं कहते, नहीं कह तो क्या बने, क्या खाली है क्या? ओके मतलब हो, ये किसी डॉक्टर की लाइन नहीं है, किसी डॉक्टर की लाइन नहीं है जो मैं आप बोल रहा हूँ। चेक कर लिया, पशुपालक पूछा कुकरे डॉक्टर साहब कह तो क्या बना, क्या खाली है, तो चेक क्या में कराई फिर आप? हाँ तो वो अल्ट्रासाउंड क्या में करे, वो अल्ट्रासाउंड करने बाद में भी न्यू कहने ला रहे डॉक्टर क्या बेरो को, हाँ बच्चा मर रही है उसका 99% तो जिंदा है गए, 1% मर रहे गए, तो 1% कुकर मरे कोई चीज है क्या? मरेगी तो कोई 100 ही मरेगी, 99 तो कौन मरे? सांस आने ला रहे है तो सांस कम आने ला रहे हो कैस का? हाइपोक्सिया, ये नाम बता सकते हो आप? हाइपोक्सिया नाम लिखा था ना, उसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, एस्फिक्सिया होगा, फिर कोमा में आएगा, फिर कोई डेथ होगी। आप बता सकते हो रिदम कम होगी, लय कम होगी, स्पीड कम होगी, धड़कन कम होगी। ए टप्पा बोल इसका आप एक आप कहते हैं हम मर रहे एक न मर रहे, ओ कौन बतानो न पता लगना पीडी माँ कैस को भी हाँ कन्फर्म को नहीं भी हो उसका करो, खाली भी हो है लेकिन पता कौन लागे हो, या तो क्या बना या खाली है, फिर चेक क्या कराओ। तो ऐसे उसके साथ किया, उस बीच के साथ तो उसका सिजेरियन किया पहले, तो भी देखा भी बच्चा सही है कौन है। सिजेरियन करते ही देखा तो यूट्रस की जो वाल है ना बिल्कुल ही डैमेज हो गई थी, बिल्कुल ही खत्म। 20 दिन से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मेरे को उनके ड्रिप लग गई, रोज की ट्रीटमेंट चल रहा हो। रमेश नाम है, कोई ढाका है, रमेश ढाका, जो जर्मन शेफर्ड पे काम करता है, मतलब मार्केटिंग है, डिलीवरी होगी बच्चों को भेज दिया 10,000 में, जो भी है जैसे भी। तो पूरा यूट्रस निकालना पड़ा उसको, ओनर को कहा उस टाइम कि हाँ अब आगे के लिए खत्म हो गया सब कुछ इससे, अगर ये नहीं निकालेंगे ना तो यूट्रस खराब हो जाएगा, यूट्रस खराब हो जाएगा तो आगे इन्फेक्शन सेप्टिसिमिया पीछे नाम आया ना, अगर उस टाइम उसका यूट्रस नहीं निकालते तो सेप्टिसिमिया होकर वो 2-4 दिन में एक्सपायरी हो जाती। फिर 2 दिन बाद में वहाँ शादी थी कोई, हम गए तो वहाँ बिल्कुल सही थी वो, पीछे बच गई यानी का। तो ऐसा होता है। तो ये ब्रैकेट में लिख दो, गर्भाशय को हटाना। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? गर्भाशय को हटाना। ये सर्जरी में हमारी बुक में बिल्कुल लास्ट 2 लाइन है ना, वहां पे लिखा हुआ है, पेज में नीचे 4-5 आंगल खाली पड़ी है, वाइट जगह पड़ी है, सर्जरी को पेज देखो नहीं मैंने। ये था लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में क्या है? पेट का ओपन करना, यानी बड़ी चीज होगी ना,
मैं कल ऐसे कंपैरिजन करके आप थोड़ा सा बता रहा था, लेप्रोटोमी के साथ किसकी कंपैरिजन की थी? ऐसा मिलता जुलता एक नाम और बताया था कल ने, लिखवाया नहीं था। रोमेनोटोमी तो सिर्फ रोमन का ओपन है, नहीं लेप्रो स्टार्टिंग इसी से है। ये लेप्रोटोमी है, वहां पे टोमी नहीं आएगा, स्कोपी है। यहाँ पे क्या है? स्कोपी आएगा उसमें। अभी अगली डेफिनेशन लिखे ना, लेप्रोस्कोपी लिखोगे, एडिंग डालोगे LAPARO, लेप्रोस्कोपी, SCOPY, लेप्रोस्कोपी। स्कोपी नाम आते हैं ना, दिमाग में कर लेना भी। दूरबीन, दूरबीन आजकल ऐसे फेमस नाम है ना, वो चलता है। पहले इसमें देख लेंगे कि हाँ कितना खराब है। फायदा है, एकदम बड़ा चीरा लगाने से क्या है, छोटा काम करके देख लेंगे। उससे अगर स्कोपी से ठीक होता है तो क्या नहीं करनी पड़ेगी, लेप्रोटोमी से बच सकते हैं, बड़े पेन से, दर्द से बच सकते हैं। पहले लेप्रोस्कोपी होती नहीं थी तो सीधा सीधा कौन सा काम होता था? लेप्रोटोमी होता था। तो लिखोगे इसमें इसे की होल, ये कोई हिंदी में नाम है, की होल, या दूसरा नाम है न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी, न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी भी कहा जाता है। इसी में आगे लिखो इसमें, ये तो मतलब दो नाम अलग लिख दिए इसके। न्यूनतम का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इंसिजन दिया जाएगा, इसमें थोड़ा सा देना पड़ता है कई बार। इसमें लेप्रोस्कोप डिवाइस, लेप्रोस्कोप डिवाइस ब्रैकेट में लिखोगे एक पतली ट्यूब जैसी, एक पतली ट्यूब जैसी, ब्रैकेट बंद, होती है। ये डिवाइस नाम किस में आएगा? कंप्यूटर में आएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आएगा ना। ये जो दिख रहा है ये कौन सी डिवाइस है? हाँ, ये जो दिख रहा है मॉनिटर है, ये हैं? वैसे तो हार्डवेयर है, जो अंदर इसमें जो सिस्टम है, जो चिप वगैरह जो अंदर जो है, CPU के जो अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हमें? सॉफ्टवेयर है। अंदर जो डालते हैं कितना मैटर है, कितना GB का क्या सिस्टम है, वो सब किस में आएगा? सॉफ्टवेयर में। जो हमें दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, वो सारा क्या है? हार्डवेयर है। ये डेफिनेशन में डिफरेंस है ना, सॉफ्टवेयर है वो दिखता नहीं है, हार्डवेयर है वो हमें दिखता है। ये बड़ा अंतर है उन दोनों में। और ऐसे मतलब किस टाइप की डिवाइस है, जैसे ये माउस है, ये इनपुट है, इससे कोई डालते ना कोई चीज, और ये क्या है? ये भी इनपुट है। लेकिन ये वो क्या कर दिया मैं सीधा लगे हैं, वो थोड़ा सा उनको बताना, जाके देख लेंगे। तो जो मॉनिटर है, इसको मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, क्या आएगा इसमें? मॉनिटर तो क्या है? आउटपुट कर रहा है, दिखा रहा है हमें। कीबोर्ड है वो क्या है? इनपुट है। माउस है वो भी इनपुट है। माइंड कौन सा होता है इसमें? दिमाग, CPU को बोलते हैं। ऐसे उंगली लग गई थी सर इसमें, सही है क्या? तो वो डिवाइस नाम है। इसमें कोई डिवाइस होती है, आगे लिखेंगे, जिसमें एक लाइट व एक लेंस होता है, जिसमें एक लाइट व एक लेंस होता है। मतलब उसके आगे, नोब के आगे ना लेंस भी लगा होता है, लाइट भी लगी होती है देखने के लिए। इसके माध्यम से छोटी आंत
कोमा अग्नाशय, कोमा पित्ताशय, कोमा तिल्ली, कोमा पेट व प्रजनन अंगों की जांच कर सकते हैं। तो जितने पार्ट लिख रखे हैं, जैसे पित्ताशय, पैनक्रियाज हो गया, अरे पित्ताशय क्या हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, तिल्ली क्या होगी, स्प्लीन होगी। पेट की जांच हो, चाहे ऑर्गन की जांच हो, बच्चादानी की जांच हो, सब की जांच कर सकते हैं। आगे लिखेंगे, जब अल्ट्रासाउंड इसका नाम दूसरा कल बताया था मैंने, क्या होता है अल्ट्रासाउंड का दूसरा नाम, क्या होता है, दोनों ही अंग्रेजी के नाम है, दोनों ही सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी ब्रैकेट बंद से किसी बीमारी का परीक्षण नहीं हो पाता तो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी से किसी बीमारी का परीक्षण नहीं हो पाता तो लेप्रोस्कोपी की जाती है। बाद में एक मैं ऐसे समीकरण लिखाऊंगा आपको, जैसे एक्सरे से काम नहीं चलता तो क्या करेंगे, डिजिटल एक्सरे करेंगे, डिजिटल एक्सरे से काम नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड से काम नहीं चलेगा तो लेप्रोस्कोपी करेंगे, लेप्रोस्कोपी से भी काम नहीं चलेगा तो लेप्रोटोमी करेंगे। लास्ट में वही हथियार बचता है, सारा खोल खाल दे सारे। आगे लिखोगे, लेप्रोस्कोपी से बायोप्सी, ये भी बहुत फेमस नाम है, पीछे डेफिनेशन आ चुकी है। लेप्रोस्कोपी से बायोप्सी, किसका सैंपल लेंगे, पीछे डेफिनेशन में आया है कहीं, टिश्यू लेंगे, कोई छोटा टिश्यू का पार्ट लेंगे चेक करने के लिए। ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ बच्चादानी तो निकाल दी गए, अब बच्चादानी का सैंपल लेंगे, वहां से कोई बच्चादानी का टिश्यू लेंगे, वो लैब में भेजेंगे कि बाई चांस इसमें अब गांव में कह रहे दूसरी बीमारी न हो गए तो चेक करने के लिए। तो ब्रैकेट में लिखें, उत्तक का नमूना लेने के लिए, बायोप्सी के ब्रैकेट में लिखोगे उत्तक का नमूना लेने के लिए, ब्रैकेट बंद, भी जाती है, मतलब लेप्रोस्कोपी से बायोप्सी भी की जाती है। एक दो नाम लिख दो कि लेप्रोस्कोपी में हम कौन कौन से नाम से जानते हैं। आगे थोरेकोस्कोप, थोरेकोस्कोपी, आर्थोस्कोपी, जैसे नाम होगा वैसा ही काम होगा। ये नाम एनाटॉमी में आएगा। आर्थोलॉजी, अगर हड्डी का कोई आपको जांच करनी है, हड्डी में क्या दिक्कत है, तो ऑर्थोस्कोपी कर देंगे। थोरेको मतलब क्या है, थोरेक्स वाले रीजन में भी लंग्स वगैरह की करनी है जांच है तो ये हो जाएगी। और लेप्रो नाम आते पेट का जिक्र होगा, ये तो उसकी ब्रांच होगी, मतलब है अगर छाती की जांच करनी है तो कौन सी काम में ले लेंगे, थोरेक्स वाले आ जाएगी। अगर हड्डी की करनी है तो ऑर्थो आ जाएगी, पेट वाली करनी है तो लेप्रोस्कोपी आ जाएगी। नीचे नोट डाल के लिखेंगे कुछ दोनों में डिफरेंस के बारे में, थोड़ा सा नोट डालोगे, नोट लिखेंगे, लेप्रोस्कोपी में छोटा चीरा जबकि लेप्रोटोमी में बड़ा चीरा।
पशु परीक्षण बिल्कुल लेवल छोटा बता रहे थे, लेकिन वहां आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बाद में भी 5 ऑप्शन दे दिए, ए बी सही है, सी डी सही है, ए डी ई सही है, ऐसे लिखा रहता है ना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। सारे पहले पढ़ने, उसके बाद में आपको दिमाग में करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले आप जल्दी ऑप्शन देखना शुरू कर देते हो, वहां गलती होती है। पहले जो 5 ए बी सी डी ई लिख रखी है, 5 लाइन लिख रखी है, ऊपर पहले क्वेश्चन लिख दिया कि इसके बारे में लैप्रोस्कोपी के बारे में सत्य कथन है या असत्य कथन है, तो पहले तो आपको वो सत्य असत्य पे फोकस डालना होता है। वहीं गड़बड़ करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में कहा मैं तो असत्य पढ़ लियो, मैं सत्य पढ़ लियो। पहले तो वो देखो कि क्या पूछा है, किसने में पूछा सत्य नहीं है, मतलब असत्य पूछ रहे हैं, वो सत्य नहीं है तो असत्य पूछ रहे हैं, असत्य नहीं है तो सत्य पूछ रहे हैं, तो वही चक्कर पड़ जाए के पूछने ला रहे हैं। ऑप्शन आप बार बार पढ़ता जाने ला रहे थे, बड़ा डबा दबनियो, ए पढ़ लियो, बी पढ़ लियो, सी पढ़ लियो, लेकिन प्रश्न ठीक नहीं देखने को ला रहे। 500 पढ़ने के बाद में देखना भी हाँ सत्य कथन है, तो सत्य पंचम कौन सा है, ए है, डी और ई है, तो नीचे जाओगे नहीं अपन ए ने डी ने ई ने देखना है कौन सा लिख रखे, फर्स्ट में लिख रखे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में लिख रखे, ऐसे करना होता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है उसमें। और कई बार ऐसे हमें पता होता है, इसमें बेनिफिट बहुत मिलता है ऐसे क्वेश्चनों में। क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे ए बी सी डी और ई ऐसे 5 लाइन लिख रखी हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में, और नीचे जो है ना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ऑप्शन आएंगे आपके पेपर में, 5 ऑप्शन आएंगे। अभी 5 वाले में तो कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है, जो भी है 4 में से कोई आंसर नहीं है तभी करना है, वो तो करके जरूर आना, नहीं तो वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। एक में लिख दिया ए सी, इसमें लिख दिया डी लिख दिया, ई लिख दिया, इसमें लिख दिया ए सी और डी लिख दिया, इसमें डी बी लिख दिया, ऐसे लिख रखे हैं। आपको कई बार है ना इन 500 को पढ़ने के बाद में ऐसे दिमाग में आता है कि ए और सी तो पक्का है, क्या सही है, होता है ना ऐसे क्वेश्चन। जैसे आपने पढ़ा, आपके दिमाग में क्या आ जाता है कि बी को तो मैंने थोड़ा कन्फर्म को नहीं, डी को कन्फर्म को नहीं, ई को कौन, लेकिन ए और सी तो एक बारे में क्या सत्य कथन है। तो आपको ये देखना सबसे पहले, जो आपको सही से पता है ना वो चीज ढूंढो पहले उसमें। इसमें देख लिया ए सी, इसमें देख लिया ए सी, 2 ऐसे ऑप्शन है, इनके अलावा कोई उत्तर नहीं बनेगा, ये दिमाग में फाइनल हो गया ना। पहले देख दे, आपको पता लग जाए कि सेकंड तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो डी और ई दे रखा है, और ए और सी तो 2 ही जगह दे रखे। अब डी की दिक्कत बच गई है भाई, डी की दिक्कत बच गई ना, वो आपको आता नहीं है, लेकिन ई वाला आपको पता है। देखो यहाँ फायदा कैसे मिलता है, ई वाला आपको पता है कि पक्को ही को नहीं हो, तो ये तो अल्ट्रासाउंड के बारे में बता, तो सत्य कथन को नहीं हो तो क्या है, असत्य ही है, तो झटका का सागर तीसरा उत्तर कर सकते हैं ना। आपको डाउट था डी के ऊपर, तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा। क्यों सही होगा, हाँ दे रखा है, आपको 50-50 लग रहा है तो इस पे चांस लेने, अगर इस पे चांस 50-50 लग रहा है तो चांस लेना, नहीं तो कौन सा करना, आपको ए ही करना पड़ेगा। ए सी तो कन्फर्म है, डी भी लग रहा है तो चांस ले सकते हो उस पे। इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाता है कई बार। तो आराम से देखो ना, दिमाग में तो लगा भी प्रश्न तो बड्डो आ गए हो, लेकिन प्रश्न बड्डो को नहीं, बस सोर हो गए में थाने चांस मिला है, कोई ऑप्शन मिलने में चांस मिल जाए बेटे। ये तो मैंने थोड़ा सा टफ बनाया यहाँ पे, इतना टफ भी नहीं आता ऑप्शन है ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे नहीं, मैं आगे बताऊंगा पूरा तरीका, तो वहां पे आपको और भी पकड़ मजबूत मिलेगी उसमें। तो छोटा चीरा किस में लगता है, स्कोपी में। तो ऐसे आपको ट्रू फॉल्स बड़ी बड़ी लाइनें लिखी मिलती है। आप पशु परिचर का कोई पेपर देख लो उठा के, कई क्वेश्चन है ना एक पन्ना में हिंदी और इंग्लिश लिखे, पूरा एक में एक ही आ रहे पर्सन, ऐसे है ना क्वेश्चन, ऊपर हिंदी आई है नीचे अंग्रेजी आई, जो भी है तो उसके हिसाब से पूरा पेज ही कवर करता है उसमें। तो ऐसे लिखा मिलेगा कि लेप्रोस्कोपी में चीरा बड़ा होता है और लेप्रोटोमी में छोटा होता है, तो कथन क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ये उल्टा हो गया। तो छोटा किस में, स्कोपी में, बड़ा किस में, टोमी में। सेकंड पॉइंट लिखोगे नोट के अंदर ही, लेप्रोस्कोपी में कैमरे का उपयोग, कैमरा लाइट लेंस डिवाइस जो भी है, कैमरे का उपयोग, जबकि लेप्रोटोमी में कैमरे का उपयोग नहीं होता। बड़ा सीधी आंख ही हो अपनी,
अरे चश्मा तो होएगी सागे। तीसरा, लेप्रोस्कोपी को न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी, ये नाम पीछे लिखा था ना, न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे पोर्टल के माध्यम से ये डिवाइस का रूप है। पोर्टल का मतलब डिवाइस है जो वो क्या बिल्कुल छोटी है। बड़ी होगी तो जैसे चीरा बड़ा लगाना पड़ेगा ना, घुसने तक की बात हो रही। बाद में तो लेंस और वो दिखेगा, लेंस तो वहां चला गया तो वो कैसे दिखेगा कहाँ, फिर वो छोटा सा चीरा लगा दिया यहाँ पे, उसके थ्रू वो डिवाइस और पोर्टल अंदर डाल दिया, बाद में स्क्रीन पे दिखेगा डिस्प्ले। हमारे यहाँ साइड में जो लगे जैसे ऐसे वहां पे लगा होता है सिस्टम, उसके ऊपर दिख जाएगी कहाँ ये ऑर्गन पहुंच गए, वो जो डिवाइस है कहाँ पहुंच गए। बेनिफिट भी है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है। आप न्यू कोई ऑपरेट करना, जैसे डीएच का ऑपरेशन करते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली ऑपरेशन होता है। डायफ्रामेटिक जो हर्निया है ना, उसका जो ऑपरेशन हो, या डीएच डायफ्रामेटिक जो हर्निया हम करते हैं तो पहले रूमेटोमी की जाती है, बाद में डीएच किया जाता है। तो डीएच है ना, न्यू टांका लगाना पड़ा, बेरोगन पटा अंदाजा लगाना पड़ेगा, हाँ यो डायफ्राम है, इलपास हर्ट है, अंडो टांका लगाना रे बैठा। हाथ तो जाए न्यू, लेकिन आँख कौन जा इसका बैठे, क्योंकि हमारा जो वेटरनरी का सिस्टम है उसकी बात कर रही है। मन में तो क्या है, ऐसे डिवाइस है तो कितना बढ़िया काम है ना। वो डिवाइस कहाँ तक पहुंच गई है, बाहर स्क्रीन पर दिख रही है हमें, जहाँ तक भेजनी नहीं पहुंचे तो उसमें और तरीके होते हैं। जो प्लास्टिक का जो पाइप होता है, विंड होता है, जैसे वो उसके अंदर है ना ऐसे स्क्रू होता है, मतलब स्टील को वो तार हो है, नहीं तो वह पाइप है वह लुढ़ जाएगी, नहीं तो पाइप है, लेकिन वो तार हो, वो तार में दबाव होगा नहीं तो बढ़ तक पहुंचेगा। बहुत ही ऐसे मतलब अलग अलग डिवाइस बढ़िया बड़े पोर्टल होते हैं उसमें। पोर्टल के माध्यम से अंगों तक पहुंचने की तकनीक, पोर्टल के आगे लिखोगे के माध्यम से अंगों तक पहुंचने की तकनीक इस्तेमाल करते हैं। जबकि लेप्रोटोमी एक मूल रूप से शल्य क्रिया है। ब्रैकेट में लिखो बड़ी शल्य क्रिया। तीसरा अंतर हो गया ना, एक तो चीरे वाला अंतर था, छोटा बड़ा, एक में कैमरा था एक में कैमरा नहीं था। एक न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी मतलब छोटी सर्जरी है, दूसरी कौन सी है, बड़ी सर्जरी है। एक अंतर और है, लिखोगे लेप्रोस्कोपी में कम दर्द जबकि लेप्रोटोमी में अधिक दर्द होता है। यहाँ ज्यादा क्यों बता रहे हैं, पीछे मैंने 3 दिन पहले बताया था कि अब पीछे ना क्वेश्चन आए थे ऐसे, एक्सरे वाले है ना, अल्ट्रासाउंड, उसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। एक नीचे हुआ, अभी समीकरण डाल दोगे, चारों अंतर खत्म हो गए, नोट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले लिखना एक्सरे, ऐसे तीर का निशान करके समीकरण बना दोगे। सबसे पहले एक्सरे लिखोगे, एक्सरे से तीर का निशान करके लिखना है डिजिटल एक्सरे। डिजिटल एक्सरे, इसके बाद में अगला नाम लिखना है अल्ट्रासाउंड, मतलब सोनोग्राफी।
सोनोग्राफी, उसके बाद में लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटोमी लास्ट में। पहले एक बार ये थोड़ा लिख लो नीचे, दोबारा एक बार दोबारा से नोट डालना है, फिर ये मैं समझाऊंगा। दोबारा से एक बार नोट डालो, इसमें लिखोगे एक्सरे में आयनीकृत विकिरण, जबकि एक्सरे में आयनीकृत विकिरण, कोमा, जबकि सोनोग्राफी में ध्वनि तरंगे, तरंगों लिखोगे, यहां तरंगे लिखे हैं मैंने, तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी में आगे लिखना है एक्सरे में हड्डियों और सघन संरचना, सघन मतलब पास सघन संरचनाओं की विस्तृत छवियां मिलती हैं। छवियां मतलब छाया, डिस्प्ले, विस्तृत छवियां मिलती हैं, जबकि सोनोग्राफी में नरम ऊतकों, सॉफ्ट टिश्यू, नरम ऊतकों और अंगों की छवि लिखते हैं ना, छवियां मिलती हैं। दो अंतर लिखे हैं, एक कॉमन बात है, इसी के आगे लिखो दोनों ही, इसी के आगे लिखना है जस्ट इसी लाइन में आगे, दोनों ही बिना दर्द वाली तकनीकियां हैं। इन दोनों का जिक्र अभी लिखा है हमने, और इन दोनों का जिक्र, ये दो नहीं तीन हो गए यहाँ पे। इस और इसमें यहाँ पे इसमें लिख देना कम विकिरण है। विकिरण तो दोनों में है, तो डिजिटल एक्सरे ना वो कम खतरनाक है, ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, आयनीकृत विकिरण है, इसमें भी आयनीकृत विकिरण है, लेकिन इसमें जो डिजिटल एक्सरे होता है उसमें विकिरण क्या होती है, कम होती है, कम घातक होती है थोड़ी सी। और अल्ट्रासाउंड में क्या चीज यूज होती है, ध्वनि तरंगे, वेव्स बोलते हैं, साउंड वेव्स। और इन दोनों का तो हम डिटेल अभी लिख के आए हैं। इन दोनों का अंतर क्या यहाँ मैं बार बार ऐसे डिजिटल नाम नहीं लिखा ना, अभी जो नीचे नोट डालना है उसमें हमने सीधा क्या लिखा है, एक्सरे में ये, अल्ट्रासाउंड में ये, एक्सरे में ये, इसमें क्या लिखा है, एक्सरे में नहीं, मतलब यहाँ तो डिजिटल लिखा है,
जो लाइन लिखवाई, एक्सरे में आयनीकृत विकिरणें यूज होती हैं, इसमें भी आयनीकृत है, दोनों में है तो आयनीकृत ही, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन यहाँ तो ज्यादा है, यहाँ तो क्या है अधिक है, यहाँ तो अधिक आयनीकृत विकिरणें पूछे तो उत्तर क्या कर दोगे एक्सरे, कम आयनीकृत विकिरणें तो उत्तर क्या कर देंगे डिजिटल एक्सरे। अब इन दोनों के अंतर की बात हो रही है, इसमें तो क्या होता है आयनीकृत विकिरणें काम में आती है और इसमें क्या आती है ध्वनि तरंगें आती हैं। ये कहाँ यूज होता है, लिखे ना हड्डी सघन, हड्डी वाले पार्ट की बात करें तो एक्सरे यूज होता है, और सॉफ्ट टिश्यू की बात हो, कोई ऑर्गन हमारा जैसे हमारा कोई मान लो किडनी है, कोई बच्चादानी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी सोनोग्राफी हो जाएगी। इनकी बात तो अलग ही है ना फिर बाद में। ये दो बड़े अंतर हैं यहाँ, तो एक तो विकिरण वाला और तरंग वाला याद रखना है। विकिरण किस में तो उतराएगा एक्सरे, वेव्स मतलब किस में तो उतराएगा अल्ट्रासाउंड। ये हड्डियों के लिए हार्ट जो पार्ट है उसके लिए तो क्या है, हार्ट के लिए तो एक्सरे, सॉफ्ट के लिए अल्ट्रासाउंड। लेकिन दोनों में क्या लिखा है, तीसरी समानता क्या लिखी है, दोनों क्या है विदाउट पेन है। ये यहाँ पे दोनों में क्या होता है, न तो पहले में दर्द है न दूसरे में दर्द है, लेकिन तीसरे चौथे में दर्द है। अगर हम पहले दूसरे को और तीसरे चौथे के साथ अंतर करें तब ये दर्द वाली बात याद रखनी है। पहले दूसरे में दर्द नहीं होता, तीसरे चौथे में दर्द होता है। और कम किस में ज्यादा किस में, इसके पांच अंतर लिखे हैं दोनों के। जैसे यहाँ इन दोनों के तो दो ही अंतर लिखे हमने, एक तो लिखा है कि हड्डी के लिए और यहाँ के सॉफ्ट के लिए, ये विकिरण के लिए, ये तरंग के लिए। यहाँ दो अंतर, समानता दोनों में क्या है, दर्द नहीं होता। इन दोनों में दर्द होता है, एक में कम एक में ज्यादा, एक में कैमरा नहीं। और क्या है, इसमें चीरा छोटा इसमें चीरा बड़ा, और ये छोटी सर्जरी है बड़ी सर्जरी है। इस टाइप से वो अंतर सारे याद रखने, तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन बन जाते हैं इनके ऊपर। बाद में मैंने आपको पहले बताया था कि हम टेस्ट लेंगे नई साल से पहले 31 तारीख तक टेस्ट लेंगे, हो सकता है 31 को ले लें। 20 साल में जितना भी कराएंगे ना, 30 तक जितना भी कराएंगे तो हो सकता है 30 को लेंगे तो 29 तक मान लो, और नए साल में फिर नया कोई टॉपिक हो जाएगा फिर आगे। तो ये था हमारा यहाँ। वैसे 4 चीज आ गई, एक्सरे आ गया, अल्ट्रासाउंड आ गया, लेप्रोस्कोपी आ गया और लेप्रोटोमी आ गया। आगे स्टार्ट करोगे, जाना पहचाना है। क्या है इसका पूरा नाम है, नोन है ना, एन से तो क्या है नोन है, एस से क्या है स्टेरॉइडल लिख सकते हो आगे, आई से क्या है, ए से क्या है एंटी है, आई से इन्फ्लामेटरी, और डी से क्या है ड्रग है, DRUG है, DRUG। इन्फ्लामेशन से क्या नाम बन गया, इन्फ्लामेटरी, MATORY, MATORY। और डी से क्या है ड्रग, DRUG, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये यहाँ डेफिनेशन है, मतलब ऐसी दवाई, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करोगे। कैसी दवाई है ये, जो क्या है, ये एंटी का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन मतलब क्या है सूजन है, ये मतलब विरुद्ध है। ऐसी दवाई जो सूजन के विरुद्ध काम करेगी। और इसकी नेचर कैसी है, ये नेचर है, इसकी प्रकृति है। कोई ऐसी दवाई है जो सूजन के विरुद्ध काम करेगी, और इसकी प्रकृति क्या है, स्टेरॉइड नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है। ये स्टेरॉइड क्या चीज होती है, स्टेरॉइड के एग्जाम्पल क्या है, हाँ मतलब एक नशा है वो। स्टेरॉइड मतलब क्या है कि नशा है, चाहे एविल हो चाहे कोई हो, चाहे ऐसे बहुत काम की, एंटी एलर्जिक है वो सारी चीजें, एंटी एलर्जिक एंटी इन्फ्लामेटरी वो भी है।
जो इसका काम है ना, नेसेड का जो काम है वो उसका भी काम है, स्टेरॉइड का भी वो काम है, लेकिन वो लत बोलते हैं ना, लंबे समय तक अगर वो यूज करते हो, चाहे वो एविल हो चाहे, तो क्या हो जाएगा उससे? लीवर डैमेज, ड्रग रेजिस्टेंस ऐसे बोलते हैं ना, रोग प्रतिरोध के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा। तो ऐसी दवाई जो सूजन के विरुद्ध काम करेगी, जो स्टेरॉइड नहीं होगी, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, एविल, एसिसिट्रिजिन ऐसे नाम है ना, चाहे वो दारू हो, चाहे वो क्या है, कोई अल्कोहल हो, चाहे कोई चीज हो, अफीम हो, अफीम गांजा, ये हम फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे ना, अफीम गांजा, वो सारी चीजें क्या है, वो लत वाली हैं सारी। तो वो तो डेक्सा, ये स्टेरॉइड है जो जैसे आइसोफ्लुपरिडोन ऐसे नाम नए नए आगे ना, पहले तो बीटामेथासोन होता था, डेक्सामेथासोन होता था, आजकल उसकी जगह में आइसोफ्लूड नाम तो वो ट्रेड नेम है, साल्ट क्या है वहां पे, आइसोमेटामेडियम। चलो ये नया बता दिया, इसका भी पूछ लेते हैं मेरे। आइसोमेटामेडियम क्या है? आइसोमेटामेडियम एक तो आइसोफ्लूड है, आइसोफ्लुपरिडोन, ये साल्ट है वो। आइसोफ्लूड जो ट्रेड नेम है ना, उसका ये साल्ट है आइसोफ्लुपरिडोन, ये स्टेरॉइड है, ये भी स्टेरॉइड है। डेक्सा, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, जो भी सोन वाले है ना, इसमें भी प्रीडोन ऐसे लिखा है, जो ओन ऐसे नाम है ना, वो सारे क्या है, स्टेरॉइड वाले हैं। स्टेरॉइड मतलब क्या है, सूजन तो मिटाएंगे, ये भी सूजन मिटाएगा, इसमें कोई एग्जांपल लिखेंगे वो भी सूजन मिटाएंगे, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनका क्या है, स्टेरॉइड वालों का साइड इफेक्ट है। जैसे डेक्सा की बात करें, बीटामेथासोन की बात करें, इन सब का क्या है, यहाँ पे साइड इफेक्ट है, लेकिन इनका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो इस नाम से आपने जो नया नाम बता दिया, एक वो आइसोमेटामेडियम, वो किसका ड्रग है? सर्रा की है वो। पहले क्यूना पायरामीन यूज करते थे, आजकल उसकी जगह आइसोमेटामेडियम यूज करते हैं। क्यूना पायरामीन 2.5 ग्राम लगता था, और वो कितना लगता है, 1 ग्राम। जिन्होंने सुना नहीं है उनकी कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, आगे मेडिसिन पढ़ेंगे वहां नाम आ जाएंगे तो। वो 2.5 ग्राम रूट 250 mg है सिर्फ, कितनी बड़ी बात है। क्यूना पायरामीन तो कितना यूज करते हैं, सर्रा के लिए, तिबरसा के लिए 2.5 ग्राम, और आजकल उसकी जगह वो क्या थोड़ा जलन करता है। वही बात है ना, लेप्रोस्कोपी वाली बात होगी। स्कोपी में दर्द क्या हुआ, कम होगा, और टोमी में दर्द क्या हुआ, ज्यादा। तो कम दर्द डॉक्टर कन जावे नहीं मन में, तो पीसा चाहे ज्यादा लगे, जो दर्द नहीं होना चाहिए। एक ही लाइन होती है ना, पीसा चाहे ज्यादा लगे, दर्द नहीं होना चाहिए, मतलब स्कोपी कर दोगे। डॉक्टर कहता है स्कोपी में ना थोड़ा बहुत कचरा रह सकता है, ऐसे डॉक्टर बोलता है, कचरा रह सकता है, क्यों हम कोई चीजें तोड़ मरोड़ गई आओ बेटे, तो कचरो पूरा नया कैमरे से आगे, डिवाइस के आगे चिपके, चाहे वो घना चुंबक लगा रखे, चाहे किमी हो, चाहे मैग्नेट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत रहने के चांस है। और उसमें तो क्या है, टोमी में तो क्या है, हाँ यूट्रस ही काट दोगे, स्टेरेक्टोमी कर दी गए, के बच्चे किमी कौन बच्चे फिर, तो ऐसा होता है। तो ये तो क्या है, स्टेरॉइड वाला है। और उसमें क्या एग्जांपल है, एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं, हाँ डाइक्लोफेनिक सोडियम, और वो भी आजकल यूज नहीं करते हैं। जो निमोस्लाइड है वो भी यूज नहीं करते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, रेजिस्टेंस की बात कर रहा था। ऐसी दवाइयाँ आ गई जिनसे क्या आता है, लगातार यूज करने से रेजिस्टेंस आ जाता है। एरिया के हिसाब से बात करें, कई एरिया में जैसे राजस्थान में आगे जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी साइड के गए हुए उनको वहाँ पे मतलब वो जो अपने काम करने का पैसे की बात करें तो वहाँ ज़्यादा मिलते हैं ना, तो वो ज़्यादा दवाई लगाते हैं। आपने एरिया में कोई पशु देखा 400-500 रुपया एवरेज की बात करा, तो आप कोशिश करा भी यहाँ कम दवाई लगा के ठीक करा में, तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, फायदा मिलता है उससे। 300 रुपये लगाए हैं, 500 रुपये आपने ले ली है, तो 300 में दवाई आप नॉर्मल एंटीबायोटिक लगाओगे, आई एंटीबायोटिक लगाओ तो आपका खर्चा 600-700 हो जाए, तो 800 रुपये लेने पड़ेंगे आपको उससे। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि 3000 दे दो, 2000 दे दो। आगे जैसे बीकानेर की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट ऐसे होता है, 2000 दे दो, 3000 दे दो, 4000 दे दोगे। मतलब यहाँ तो ऑपरेशन की भी वो चार्ज नहीं है, वहाँ पे ट्रीटमेंट के चार्ज है वो। तो वो सोचते हैं कि हाँ
2,000 रुपए तो मिलने, तो बढ़िया एंटीबायोटिक लगा देते हैं, 1,000 रुपए का वो ट्रीटमेंट कर देंगे वहां पे। आज तो आपने लगा दिया, ठीक कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें वो तो गड़बड़ है ना, ये बात कोई सोचता नहीं है। और दूसरा कोई, जैसे आप में से मैंने बता रहा हूँ कि हाँ बहुत स्टूडेंट मेरे भी वहाँ पे हैं, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि आप 300 रुपये वाला ट्रीटमेंट करके 500-600 रुपये ले लिया करो, कि ना गुरजूर घना ही पैसा देगा। सही बात तो कौन नहीं। तो भाई 800 लगा के 2,000 ले ले, 900 लगा 2,000 ले, 300 लेके 600 ले ले, जो भी अंड भी कर उसको, अगर भविष्य तो सुधार सको, तो भविष्य में गड़बड़ कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे और कौन से नाम है, मेलोक्सिकेम, पायरोक्सिकेम, ऐसे नाम है ना। पहले मेलोक्सी ज्यादा यूज होता था, वो अब कम होने लग गया। पायरोक्सिकेम होता था, वो कम होने लग गया। अब कौन सा हो रहा है, जैसे ये हो रहा है। जैसे पहले ये होते थे, ये नाम स्टेरॉइड में यूज होते थे, बहुत ही कम यूज होते हैं। कोई बच्चा था नहीं मुंह माँ खोलना जब बनाए लगा दिया, नहीं तो कम ही लगावा, वही लगावा, ज्यादा नहीं चलो। ऐसे यहाँ पे जो मेलोक्सिकेम, पायरोक्सिकेम, ये कम लगने शुरू हो गए। इसकी जगह कौन सा लग रहा है अभी, फ्लुक्सीमाइन, मैग्लूमाइन, फ्लूनिक्सिन, फ्लुक्सीमाइन नहीं है, फ्लूनिक्सिन है, XIN नहीं है, फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमाइन नाम से कोई यूज होता है। तो वो देखो महंगा है वो। ये मान लिया ट्रीटमेंट ये 20 रुपए का है, ये 40 रुपए का है, तो ये 100 रुपए के आसपास, आपके चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो 20 रुपए का, 40 का है, 100 वाला लगा रहे हो, तो 100 वाला लगाओ तो पशुपालक से भी ज्यादा लेने पड़ेंगे। अब से पहले अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आप 20 रुपए वाला लगाओ, 20 लगा के 40 ले लो, और 100 लगा के आप 200 रुपए ले रहे हो, तो वहां 40 ले रहे हो। पशुपालक के 5 गुना पैसे लग रहे हैं यहाँ पे, पशुपालक के 5 गुना, और आप वो पशु खराब कर रहे हो, अलग है। पहले किसी ने देख लिया है, बहुत ज्यादा इंजेक्शन वगैरह लगा दिए हैं, तब तो आप इस पे नहीं एंग बाबा कन जास का मान लियो, ऊपर जास का। लेकिन आपको पहले हिस्ट्री पूछनी है, वो बार बार मैं चर्चा करता हूँ, आगे चर्चा करेंगे। हमें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये पहले क्या ट्रीटमेंट हो चुका है। तो मेलोक्सिकेम, पायरोक्सिकेम तो बैग में पावा ही कोई आजकल है, कम ही पावा है विक्रम, पा जाएगी। तो निषेध का लिखोगे, जिनका उपयोग दर्द, कोमा, सूजन व बुखार, दर्द, कोमा, सूजन व बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। तो 3 in 1 हो गया ना, एक साथ ही 3 काम एक साथ हो गए। यहाँ नाम तो हमने क्या लिखा है, इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन के विरुद्ध काम करने वाला। सूजन तो मिटाएगा, साथ में क्या है, बुखार भी मिटाएगा, और दर्द, सूजन मिटेगी तो अपने आप दर्द कम हो जाता है। तो दर्द के लिए तो हम पेन किलर बोल देते हैं ऐसे अंग्रेजी में, सूजन के लिए इन्फ्लामेशन बोल देते हैं, बुखार के लिए फीवर बोल देते हैं। फिर बुखार भी ठीक हो जाएगी, सूजन भी ठीक हो जाएगी, दर्द, तीनों काम एक साथ 3 in 1 हो गया। इन्हें आमतौर पर, आगे लिखोगे, इन्हें आमतौर पर गोली, कोमा, बोलस, ये सारे नाम फार्मेकोलॉजी में आएंगे कि गोली कहने का और बोलस कहने का। गमत कह मीठी गोली दे दी है, कहा सारी गोली दे तो कह, कहा सारी गोली दे, मतलब बुढ़ावे है, यहाँ बढ़ रहे कोई काम करेगी को नहीं, तब तो मैंने कहा सारी गोली दीदी के, प्लास्टिक कर दीदी के है? तो उससे तो रूमेटोमी करनी पड़ जाएगी। कहा सारी गोली खा लेगा, नहीं कहा सारी गोली खा लिया, प्लास्टिक वाली गोली खा लेगा तो क्या करनी पड़ेगी, रूमेटोमी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पिघलेगा नहीं, वो डिजोल्व नहीं होता। तो गोलियां मतलब छोटी होती है, पता है ना सबको, और बोलस क्या होती है, बड़ी होती है। डेफिनेशन आए तब चक्कर पड़ता है, नहीं तो पता ही अपने फार्मेकोलॉजी के टेस्ट में पता लगेगा वो तो। कोमा कैप्सूल, कई कैप्सूल भी दे दे हैं? कोई गोली दे, कोई बोलस दे, कोई कैप्सूल दे। कैप्सूल, कोमा क्रीम, कोमा जेल। अब क्रीम रे जेल ठीक है, सर्दी खाते रहे, क्रीम, कोमा जेल, कोमा इंजेक्शन, कोमा स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये सारे फॉर्मेट में मिलता है। मतलब नेसेड वाली जो दवाई है आप किसी फॉर्मेट में ले लो, गोली भी मिल जाएगी, बड्डी गोली भी मिल जाएगी, कैप्सूल भी मिल जाएगा, इंजेक्शन भी मिल जाएगा, स्प्रे भी मिल जाएगी, सारी क्रीम जेल सब कुछ मिलता है, मिलते हैं ना मार्केट में। इस सूजन खातर के फुहारो दे दो, मान ली तो गोली ले को नहीं तो मैंने फुहारो लिख दो, हमें मालिश कर सका सूजन के ऊपर तो क्या मैंने क्रीम जेल दे दी, मैंने मान ली गोली ले ले तो वह टाल कर देगा कि जेल वगैरह रह के थोड़ा महंगा पड़े नहीं। तो पशुपालक को हमें पूछना होता है पहले, ये भी डॉक्टर का काम होता है। अपन लिखने में तो माहिर पहले लिखा तौल करा, तो पशुपालक ने पहले पूछना चाहिए भी थालो पशु क्या चीज ले सके, कम पैसा लागे इलाज बराबर ही है, ठीक दोनों में होना है, तो कम पैसा में हो जाए जो की चीज वो ले सके। कई दिन मालिक तो इंजेक्शन लगा दो गोली कौन लेके, तो ऐसे करना चाहिए। आगे लिखोगे अनियंत्रित रक्त स्राव, इसी में आगे अनियंत्रित रक्त स्राव। अब जो लाइन लिख रहे हैं ना वो इसके लिए कि ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, मतलब रक्त स्राव हो रहा है, बहुत ज्यादा रक्त स्राव हो रहा है, वहां लगा सकते हो। कोमा लीवर नेक्रोसिस, लीवर नेक्रोसिस, ये डेफिनेशन भी सर्जरी में आएगी। नेक्रोसिस, एक पीछे नाम लिखा था ना सिरोसिस है, सिरोसिस में तो घाव है, रैम बिल्कुल ही वो झड़न कगार पर आ जाओ, बिल्कुल ही जो नजदीक आप कहते हैं गैंग्रीन बोलते ना, उस जैसा हो जाता है इसमें। लीवर नेक्रोसिस, कोमा किडनी इंजरी, किडनी इंजरी के बाद में लिखना है एंट्राइटिस, एंट्राइटिस। अब की बार मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, पहले ऐसे अंग्रेजी में लिखते थे इसको, अब की बार थोड़ा मैंने पैटर्न चेंज किया, हिंदी में से है बात वही, ENTERERITIS लगाएंगे तो एंट्राइटिस अंग्रेजी में है, तो वही एंट्राइटिस। ये एंट्राइटिस में क्या हो जाएगा, ये जब टिस लगेगा ये तो क्या है, सूजन है ना, ये क्या है, इंटेस्टाइन है, आंत है, आंत में सूजन है। आदि नेसेड के दुष्प्रभाव हैं, आदि नेसेड के दुष्प्रभाव हैं। ज्यादा यूज करेंगे तो ये चीजें होंगी। हम बोलते हैं ना कि बी कम्प्लेक्स हर दवाई के साथ लगाना चाहिए, तो लीवर को डैमेज नहीं होने देगा, बी कम्प्लेक्स है वो। और क्या है, ये ब्लड सप्लाई जो हिमोरेज है वो नहीं होने देगा, किडनी को फेल होने से बचाएगा, आंत की सूजन को बचाएगा। एग्जाम्पल लिखोगे इसके नेसेड के उदाहरण। पहला नाम है कार्प्रोफेन, कार्प्रोफेन। ब्रैकेट में इसमें डॉग लिख देना, डॉग कुत्ते में काम में लेते हैं। ऐसे वेटरनरी में भी आ गया है, गाय भैंस के लिए भी आ गया। कौन सी कंपनी का आता है, कोई कैरेस कंपनी है, कारपेड नाम से इंजेक्शन आता है, कारपेड नाम से। कोमा अगला नाम लिखेंगे डेराकोक्सिब, डेराकोक्सिब। कोमा मेलोक्सिकेम, अगला नाम है पायरोक्सिकेम, पायरोक्सिकेम। एस्प्रिन, एस्प्रिन के ब्रैकेट में भी डॉग लिख देना। अगला नाम है कीटोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन। अगला नाम है फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमाइन। आदि।
ये चार ही मोस्टली काम में ली जाते हैं, आजकल ये भी काम में लेना शुरू कर दिया है। तीन फेमस नाम है ना, मेलोक्सिकेम में, पायरोक्सिकेम में और फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन और किटोप्रोफेन है। ये दोनों बहुत फेमस इंजेक्शन ये भी। ये तो चार तो मैंने है। ये एस्प्रिन टेबलेट भी आती है, जहाँ मैंने डॉग लिखा है ना उनकी टेबलेट भी आती है। ये भी डॉग में भी है, गाय भैंस में भी है, ये भी सब में है। जहाँ कुछ नहीं लिखा वो सब में है। ये स्पेशली डॉग के लिए, ये भी स्पेशली डॉग के लिए। बाकी जो है ना गाय भैंस भेड़ बकरी सब के लिए है। थोड़ा सा आपको एक दो थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। यहाँ कोई मेडिसिन है, ये नेसेड के रूप में, मतलब तीन काम करेगी, दर्द और सूजन और बुखार के विरुद्ध काम करेगी। अगली हेडिंग सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस क्या होता है विक्रम में? हाँ क्या होता है महेंद्र ये? सेल्फिंग्स क्या होती है? मैंने दूसरा नाम लिखवाया है वहाँ पे, जो अपनी अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है, उसका दूसरा नाम है सेल्फिंग्स है। SALPINX, सेल्फिंग्स नाम लिखे है। सेल्फिंग्स एक अलग नाम हो गया उसका। वैसे फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है। कल हम बच्चादानी के पार्ट का जिक्र कर रहे थे ना, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। खटे से आवे भैया, दिनेश बताओ आप, खटे से आवे गया? विजाइना के बाद, विजाइना के बाद में पहले बाहर लिप्स आ गया, फिर क्या आ गई? फिर विजाइना आ गई, फिर सर्विक्स आएगा, सर्विक्स के बाद में बॉडी ऑफ यूट्रस आएगा, फिर ओर्न आएंगे, फिर क्या आएगा? फैलोपियन ट्यूब आएगी। फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में क्या जुड़ा रहता है? ओवरी जुड़ी होती है। और इसके भी तीन पार्ट होते हैं ना, तीन पार्ट होते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है ऊपर जैसे ओवरी है, ऐसे हम हाथ देखते हैं ना, जैसे LIC में उनमें हाथ होता है ना, ऐसे हाथ के निशान होते हैं। मतलब सेव के लिए पानी की बूंद दिखा दी, ऊपर ऐसे हाथ दिखा दिया, सेव के लिए वो साइन होता है। वैसे होता है, ऐसे प्याले नुमा संरचना होती है फैलोपियन ट्यूब। आगे लिखो इसमें, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में सूजन मतलब इन डेफिनेशनों में सब सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है, कोई कहीं आ जाता है, कोई कुछ भी है। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में सूजन को क्या बोलेंगे? सेल्फिंजाइटिस बोलेंगे। आगे लिखेंगे, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण मुख्यतः यह कंडीशन या यह स्थिति पैदा होती है। बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण यह स्थिति पैदा होती है। इसी में आगे लिखोगे, यह तब होता है जब, यह तब होता है जब रोगाणु गर्भाशय गिरवा गर्भाशय गिरवा क्या आ गई है? सर्विक्स को बोलेंगे, सर्विक्स को बोलेंगे। एक गर्भाशय गिरवा है, एक वो बर्थ कनाल है, विजाइना होगा, सारे नाम आएंगे वहां पे। तो नए याद है तो घबराइयो ना, घबरा जाओ नहीं। जब रोगाणु गर्भाशय गिरवा और एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं,
तो बीच में दो नाम उठा लिए कोई, लेकिन बाहर से घुसेगा तो क्या वेजाइना में जाएगा, पहले वेजाइना के बाद में किस में जाएगा, सर्विक्स में जाएगा, मतलब गर्भाशय गिरवा में जाएगा, गर्भाशय गिरवा के बाद में बॉडी ऑफ यूट्रस, और बॉडी ऑफ यूट्रस में जाएगा तो उसके जो अंदर की झिल्ली है उसका नाम क्या होता है, गर्भाशय की झिल्ली का नाम है एंडोमेट्रियम। तो उसमें से जाएगा, उसके बाद में वो फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी, वहां जाएगा, तो वहां जाएगा तो वहां सूजन पैदा करेगा, सूजन पैदा करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सेल्फिंजाइटिस हो जाएगा। तो ये सेल्फिंजाइटिस है। नेक्स्ट लिखोगे स्टेनोसिस। स्टेनोसिस आप दिख नहीं रहे हो, आप ऐसे कैसे बैठे हो, थोड़ा मन दिखना जरूरी है। नहीं छोटो होता है, छोटो तो सचिन तेंदुलकर घणे छोटो है, 5 फुट ही है, हैं? स्टेनोसिस में लिखोगे शरीर के अंदर, शरीर के अंदर का कोई मार्ग या छिद्र सामान्य से ज्यादा संकरा, सामान्य से ज्यादा संकरा हो जाना। छिद्र लिखा ना, छिद्र के आगे का लिखना बीच में, तभी लाइन सही जचेगी। शरीर के अंदर का कोई मार्ग या छिद्र का सामान्य से ज्यादा संकरा हो जाना, अर्थात शरीर के किसी प्राकृतिक छिद्र या गुहा का संकरा हो जाना। वैसे अंदर तो एंडोस्कोपी वगैरह जो करते हैं हम, लेप्रोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, उससे पता लगता है कौन छोटा है मोटा है। कई बार हम एआई करते हैं तब देखते हैं कि गन पास नहीं हो रही है, ऐसा होता है ना। आप कहते हैं यहाँ सर्विक्स में कि अरे सोजन आ रही है क्या, ऐसे बोलते हैं ना। सर्विक्स में सोजन है वो तो क्या है, ऊपर बाहर लगा, अंदर सोजन है तो रास्ता संकरा हो सकता है। पहले तो शुरू में सोजन आएगी, धीरे धीरे वो फाइब्रोसिस बोलते हैं, पत्थर जैसा हो जाएगा, गन ही पास को नहीं होने रही, मतलब कि बहुत ही रास्ता क्या हो गया, संकरा हो गया। तो ऐसे हमारे आप कहते बार बार सिर दुख है, कई बार चेक करा, मेनिंजाइटिस नाम सुना है ना, पीछे नाम आई परिभाषा कि जो ब्रेन की जो लेयर है उनमें सोजन आ गई है। आप अगर दिमाग में सोजन आ रही है तो देसी भाषा में कहें गाँव में, दिमाग में सोजन आ रही है तो सिर लगातार दुख है, सिर में कैंसर है तो ब्रेन ट्यूमर है, ऐसे नाम सुनते हैं ना, ब्रेन ट्यूमर है। तो सब में क्या है, जहाँ पे सोजन आ जाएगी वो रास्ते सारे जो वहाँ पे जो धमनी है, आर्टरी है जो सप्लाई दे रही है, वो सप्लाई ठीक से प्रॉपर नहीं दे पाएंगे तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर ऐसे हमारी रीढ़ की हड्डी में अब उठने बैठना वो उसकी वजह से तो होता ही होता है। सोने का तरीका वैसे तो एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से होता है, लेकिन उससे पहले अगर हो रहा है तो आपकी कोई ना कोई पोजीशन में दिक्कत है, बैठने उठने में। या आप कोई जो बिस्तर यूज कर रहे हो, कोई तकिया लगा हुआ है, कोई तकिया 3-4 ही लगा हुआ है, ऐसा भी है, कोई तकिया लगा हुआ है एक में नींद ही को नहीं आवे है, कहीं मतलब एक ही तकिया लगा हुआ नहीं तो भी नींद को नहीं आवेगी, कहीं 3-4 भी लगा ले, कहीं आदत होनी मैंने मोड़ के दाब के बैठना है। तो गलत तरीका है ये। तरीका तब तक आप यूज कर रहे हो जब तक आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, ध्यान रखो इस बात का। जब आप गार्जियन हो जाओगे ना, गार्जियन के बाद में ये काम नहीं करोगे आप। घर माँ बाप घड़े रोड़ा करे, क्या भी मोड़ रखे सिराणो, क्या मोड़ रखे कहते हैं, कौन मोड़ रखे हो क्या, एक एकड़ तो नहीं कर देगा, थोड़ी देर बाद में फिर वही कर दियो है, चाहे कितनी बारी वो भरा लियो। अब रिजाई भरे 2-3 हजार रुपया लागे भरने का है? जब तक पैसा नहीं लगे नहीं इतने एंड कर ला रहे हो, फिर कौन करोगे। तो जो सोने का बैठने का जो ढंग अगर सही पोजीशन में नहीं है ना, तब ये कमर दर्द वगैरह स्पाइनल पेन होना शुरू हो जाता है उससे। तो लिखोगे इसमें स्पाइनल, ये नाम लिख दोगे, एक दो एग्जांपल है स्पाइनल।
स्पाइनल कोमा महाधमनी, स्पाइनल तो रीढ़ की हड्डी वाला काम हो गया, महाधमनी हेड के ऊपर आएगी, महाधमनी कोमा मस्तिष्क की धमनियां का स्टेनोसिस ज्यादातर होता है इन तीनों में। अगली हेडिंग लिखेंगे VENEREAL, वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज और क्या नाम था इसका, और क्या नाम होता है, याद है क्या? एक तो हमारे वो पीसी और एसटीडी ISD ऐसे नाम होते हैं ना, वो तो क्या फोन वाला सिस्टम हो गया है। इसका नाम क्या होता है, वही एसटीडी वाला नाम है इसका, इसको भी एसटीडी बोलते हैं। एसटीडी का या पूरा नाम क्या है, सेक्सुअल, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका दूसरा नाम है ये एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब एसटीडी। ये नाम लिखने के बाद में तो लग रहा है कि यहाँ कोई यौन रोग है, लेकिन यहाँ तो थोड़ा याद करना पड़ेगा ना, वेनेरियल से कोई क्लियर नहीं हो रहा कि हाँ क्या है। दूसरा नाम याद हो जाओ तो इजी हो जाएगा, तो लिखोगे इसमें अर्थात यौन रोग। यौन रोग या इसका एक और नाम है रति रोग, रति रोग। तो आगे लिखोगे प्राकृतिक संभोग के माध्यम से, प्राकृतिक संभोग के माध्यम से फैलने वाले रोगों का समूह इन्हें यौन संचारित रोग, ये एसटीडी का हिंदी का नाम लिख दिया मैंने, इन्हें यौन संचारित रोग, ब्रैकेट में एसटीडी लिख देना इसके, या रति संचरित संक्रमण, रति संचरित संक्रमण, ब्रैकेट में लिखना STI, ये नया नाम आ गया है। एक नाम तो पीछे हम याद करते आए हैं कि वेनेरियल डिजीज का दूसरा नाम क्या है, STD है। अब STD की जगह क्या है, एक नया नाम I आगे, ST तो वो सेम ही है, S का मतलब तो क्या है, सेक्सुअली है, T से क्या है, ट्रांसमिटेड है, I से यहाँ क्या है, इन्फेक्शन हो गया। I का मतलब क्या है यहाँ पे, इन्फेक्शन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। आगे लिखोगे ये रोग यौन संपर्क के माध्यम से, यौन संपर्क के माध्यम से अर्थात वे रोग जो लैंगिक क्रिया द्वारा रोगी प्राणी से, लैंगिक क्रिया के द्वारा रोगी प्राणी से
स्वस्थ प्राणी में स्थानांतरित या फैलते हैं। मतलब स्वस्थ से रोगी, जो अस्वस्थ है मतलब जिसके पास कीटाणु है वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, हेल्दी में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसको क्या बोलेंगे, वेनेरियल डिजीज या एसटीडी या एसटीआई के नाम से। हिंदी वाले एक दो नाम और याद रख लो, रत्ती नाम इसका, दूसरा एक और नाम है। आगे एक लाइन और लिखोगे इसमें, वेनेरोलॉजी इसी नाम से है। नाम से पता लग रहा है ना, लॉजी मतलब तो क्या है, स्टडी है ना। जहाँ पे लैंगिक रोगों की जहाँ पे स्टडी होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, वेनेरोलॉजी। लैंगिक रोगों का अध्ययन, वेनेरोलॉजी मीन्स क्या है, लैंगिक रोगों का अध्ययन। इसमें आगे लिखो, इस शब्द का उपयोग आजकल कम किया जाता है। इसकी जगह एसटीडी या एसटीआई शब्दों का इस्तेमाल, एसटीडी या एसटीआई शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगली डेफिनेशन लिखोगे, लीजन, ये भी सर्जरी में आएगा। LESION, लीजन। अपना कोई थोड़ी बहुत चोट लग जाए बाद में कहने हाथ रो निशान सब क्या हो रहे गए, ऐसे बोलते ना, वहां पे चेंजिंग आ जाएगी, टिश्यू में बदलाव आ जाएगा। लिखोगे, किसी अंग या उत्तक, किसी अंग या उत्तक या उसके किसी भाग की संरचना में बदलाव आना, अर्थात किसी बीमारी या चोट के कारण शरीर के किसी चोट के कारण शरीर के किसी भाग या त्वचा, किसी भाग या त्वचा को हुई क्षति, क्षति कोमा घाव, भी कोई थोड़ी चामड़ी टूट के पड़ गई, कोई घाव हो गया, दोनों कंडीशन में हो जाएगा। थोड़ी चोट लगेगी तो क्या है, वहां पे एब्रेशन ऐसे नाम आएगा ना, वहां पे थोड़ी सी चामड़ी उतरी है, ज्यादा चामड़ी उतरी है, तो है दोनों लीजन। थोड़ी उतरेगी तो इवन अपन लीजन कहा, ज्यादा उतरेगी तो इवन लीजन कहा, ज्यादा हो तो घाव बन जाओ, तो कोई क्षति हो सकती है। क्षति मतलब थोड़ी बहुत है, कोमा लगा के क्या लिखा है, घाव लिखा है, दोनों कंडीशन है, क्षति और घाव लीजन कहलाता है। इसी में एक लाइन और आगे लिखोगे, हिंदी में लीजन का अर्थ, मतलब लीजन का अर्थ जख्म, जख्म के ब्रैकेट में वो सारे नाम दोबारा से लिखोगे, हानि,
कोमा क्षति, कोमा नुकसान, कोमा भंग, कोमा घाव, कोमा चोट। हम किमी हो चाहे सारा में क्या होगो जख्म होने के चांस है, तो ये लीजन है। ये 2-3 डेफिनेशन और बत्ती कल करेंगे फिर सारा। कल ये डेफिनेशन वाला काम तो 10 मिनट में हो जाएगा, फिर आगे है ना वो हिस्ट्री वो स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री, डायग्नोसिस, सिम्टम, ट्रीटमेंट है। भंग फर्क से गति भंग लिखा था एक में।